ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हम लोग इस प्लेटफॉर्म से उठा पाए। दिक्कत में है भारतीय बाजार। सोमवार की दोपहर है, हफ्ते का आगाज हो रहा है काफी कमजोर नोट पे। 3/4% के दबाव के साथ इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये बैक टू बैक 7th स्ट्रेट सेशन हो गया। लगातार पिछला 7 ट्रेडिंग सेशन हम दबाव झेल रहे हैं। इस तरह का प्रेशर माउंट हुआ है। आज लग रहा था एसजीएक्स को देख के कि शायद हम पिछले कुछ दिनों के प्रेशर से एटलीस्ट उभरेंगे नहीं तो फ्लैटिश नोट पे ट्रेड करेंगे। ठीक ठाक खुले, उसके बाद चलने की कोशिश थी और अब देखिए कैसा मोमेंटम पूरी तरह से दबाव में तब्दील हो गया है। तगड़ा प्रेशर निफ्टी में, और ये तब हो रहा है जब निफ्टी बैंक 2/3% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, जिसका इस प्लेटफॉर्म पे कई बार बातचीत हुई थी। टेक्सचर वीक है। आज कवरिंग के मूव्स वहां एंजॉय हो रहे हैं। कवरिंग के मूव्स कह लीजिए या इसके थ्रू इंडेक्स को संभालने की कोशिश, क्योंकि सिर्फ यही एक स्टैंडिंग विकेट है आज का। बैंक्स सारे प्राइवेट मेजर जोड़ दीजिए, उसमें एचडीएफसी लिमिटेड, एक एनबीएफसी को। एक बार जरा सा कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा निफ्टी की, तब आपको समझ में आएगा कैसे सारे सिर्फ फाइनेंशियल्स जो हैं कुछ जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। अदरवाइज हर तरफ बिकवाली का प्रेशर है। वो आईटी, नैस्डैक रिलेटेड चिंताएं, नैस्डैक रिलेटेड क्या कह रहा हूं मैं, फेड रिलेटेड इश्यूज कह लीजिए, उनका डेटा जो लगातार स्ट्रांग आ रहा है, डर बढ़ रहा है, वो आईटी पे क्लियरली एविडेंट है। कोई ब्रोकरेज हाउस किसी आईटी कंपनी के सीएफओ से बात करती है तो वो कहते हैं कि स्लो डाउन और बढ़ रहा है, तो मूड बिगड़ रहा है आईटी का। आईटी के साथ बाकी हैवीवेट्स देखिए, कोई रिलायंस, कोई आईटीसी, कोई लार्सन एंड टूब्रो, हर तरफ प्रेशर है। बारिंग फाइनेंशियल, सब विकेट्स डाउन। तो और ग्लोबली मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? फ्राइडे को यूएस में आए थे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का आंकड़ा, पीसीई। वही फेड कहा जाता है, ज्यादा पैनी नजर उस आंकड़े पर रखता है, और उसमें मजबूती थी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ा। अब हर डेटा पॉइंट दिखा रहा है इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब फेड को और एग्रेसिव होना पड़ेगा। वही डर है जो यूएस का स्क्रीन पे बढ़ रहा था, और वही डर हमारे भी इस समय नजर आ रहा है। ये जो फ्यूचर्स डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने रख दिए फ्राइडे के प्रेशर के बाद, एक समय लग रहा था कि 1/4 से 1/3% यूएस का फ्यूचर बाजार जो है मजबूत खुलेगा। वो फ्यूचर्स पस्त पड़ गए एकदम फ्लैट नोट पे, और डाउ तो लाल निशान में आ गया वापस। तो मूड असल में क्यूज आज के लिए भी गड़बड़ा रहा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं हमारे यहाँ अतिरिक्त दबाव। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले से पहले राजेश अग्रवाल साहब ओम कैपिटल के हैं, जो आज हम लोग की मदद करेंगे। और जो जो जुड़ चुके हैं डायरेक्टर साहब, प्लीज सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। हमें आज वडोदरा जाना है, हैदराबाद जाना है, और चेन्नई, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शुरुआत कर रहा हूं वडोदरा से। डॉक्टर देवकी देसाई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। देवकी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। देवकी मैम, कब से शेयर बाजार में, और इस समय पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी है देवकी मैम अग्रवाल साहब के लिए? यस सर। मेरे पास बॉश के 7 स्टॉक्स है, 4 साल पहले लिए थे। तो हाँ, अभी क्या उसका फ्यूचर है, क्योंकि ज्यादा उसमें कुछ मतलब वो नहीं लग रहा है प्रॉफिट। तो मैं क्या करूं? वेट कर सकती हूँ, या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। हाँ, 4 साल हो गए हैं, तो अब तो फिर दिक्कत है। अदरवाइज तो बॉश पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव दिखा रहा था, अभी पस पड़ गया है, लेकिन बढ़िया मूव्स थे। पर आपने बहुत समय रुका। खैर, इसमें बीच में डिविडेंड एंजॉय करेंगे, लेकिन वो मीनिंगलेस है। 4 साल का टाइम वेटिंग पीरियड हो गया बॉश में। यस यस। अरे, मैं आऊं आगे बढ़ूं, डॉक्टर देव की मतलब डॉक्टर, मतलब कौन से डॉक्टर, डॉक्टर साहब? सर मैं केमिस्ट्री में पीएचडी हूँ। अरे वाह, ओके। बॉश तो ये केमिकल स्टॉक्स नहीं रखते आप रेडार पे क्या? है सर, केमिकल स्टॉक भी है बताना कुछ। आप जाते जाते सबसे अच्छा मजबूत कौन सा लग रहा है डॉक्टर की नजर से। अच्छा राजेश सर, बॉश भाई 4 साल हो गए, जहां लिया था वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, अपने ऑटो पियर्स में सबसे बेहतर, ऑटो एंसिलरी पियर्स में सबसे बेहतर कर रहा है, बढ़िया ऑर्डर्स बैक कर रहा है, लेकिन इसके साथ इस समय एक पेन है। पेन क्या है? चैलेंज है अपने आइस पोर्टफोलियो को ईवी की तरफ मूव करना, जहां पे कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। आप बॉश को कैसे देखते हो, जिसका 4 साल इंतजार के बाद इस तरह की बढ़िया पेडिग्री कंपनी में वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, भाव टू भाव? क्या करना है लंबी अवधि के लिए? या देवकी मैम के लिए व्यू क्या बनता है? 4 साल इंतजार करने के बाद आज 180 रुपए हाथ आ रहे हैं, उसमें दलाली चली जाएगी बेचूंगी तो। गुड मॉर्निंग आशीष जी, और भी जो महिला दर्शकगण हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा
कि जहाँ लिया था वहीं खड़ा है, 4 साल का वेटिंग पीरियड चला गया, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस 4 साल में 2 से ढाई साल तो कोविड में चले गए और उस कारण से ऑटो स्टॉक खास करके बहुत तेज़ गिरावट देखे। चिप की शॉर्टेज थी, कई चीज़ें थी जिस कारण से गिरावट आई थी, जिसकी मार इनको भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ों में सुधार हो रहा है, चिप की शॉर्टेज ख़त्म होती जा रही है, ऑटो की डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है और हमने देखा है कि कंपनी के नतीजे दिसंबर में रेवेन्यू 18% के आसपास बढ़ा, बॉटम लाइन में 36% की बढ़त थी और ई मोबिलिटी आगे आने वाले दिनों में इस कंपनी की ग्रोथ में बहुत सहायता करेगी। कंपनी बहुत अच्छी पेडिग्री की है जैसे आपने भी कहा, और सबसे अच्छी बात कि इनकी जो पेरेंटेज है उस कारण से इनको अपनी ग्रोथ में बहुत सहायता मिलती है। मुझे लगता है कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों के लिए अच्छे नंबर्स दिखा सकती है। 19,000 के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है। बने रहिए मैम। बॉश में बढ़िया कंपनी है, कुछ पेन पीरियड था जिसमें हम लोग इन्वेस्टेड थे, दिक्कत वाली बात, पर फिर भी आपके इन्वेस्टमेंट को डिफेंड ही कर रहा है इसने ले दे के। पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव्स भी एंजॉय कर रहा है, लंबी अवधि में 19,000 तक के स्तर नजर आते हैं। चेन्नई से गीतिका भारद्वाज दी स्क्रीन पे। गीतिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गीतिका मैम, आपकी पहली क्वेरी। सर मेरे पास वैसे काफी स्टॉक्स थे, पर मैंने अपना पोर्टफोलियो क्लीन करके सिर्फ मेरा पहला आईपीओ निकला था अडानी विल्मर का। अब करंटली मेरे पास उसके 365 शेयर्स हैं एट एन एवरेज ऑफ 469 अप्रोक्सीमेटली। तो ये मेरे लिए बहुत रिस्की हॉर्स हो गया है, डायनामिक एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट, और अभी स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया है। दूसरा मेरे पास टाटा स्टील है, वो है 200। मैं पहले अडानी विल्मर ये आईपीओ के समय लगा था, उसके बाद आपने और एवरेज भी करा, ऐसा क्या? और खरीदा? मैंने एवरेज नहीं किया, मुझे शेयर में विश्वास था तो मैंने इसमें और ऐड ऑन किया है, क्योंकि मेरी आईपीओ 235 पर शेयर थी, 235 पर शेयर। तो मैं जितना थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, आप कह रहे हो आईपीओ में लगा था, उसके बाद और ऐड ऑन करा। 320 शेयर्स हैं अभी इस समय अदानी के, एंड एट अ कॉस्ट ऑफ 469 रुपीज, ₹125 पर शेयर का लॉस हो रहा है। भाई राजेश सर, क्या करना है? एक तो ठीक है, अपने वैसे लिस्टिंग हिस्ट्री के लास्ट ईयर तो लिस्ट हुई थी, लिस्टिंग हिस्ट्री के जो लोज थे ये उन्हीं के आसपास आके खड़ा हुआ है। आज भी वैसे ज्यादातर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स को छोड़ दूं जिस पे अपडेट आया था, सारे स्टॉक्स आज फिर दबाव को फिर अदानी एंटरप्राइजेस लीड कर रहा है। एज वी स्पीक प्रेशर बढ़ रहा है, 8% 9% के आसपास अदानी एंटरप्राइजेस दबाव में। भाई राजेश सर, क्या करें? अदानी विल्मर बढ़िया आईपीओ रहा था, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से 230 वाला आईपीओ ऑलमोस्ट 850 तक का भाव मुझे दिखाया था, उसके बाद लगातार करेक्ट। खैर ग्रुप कंपनीज पे ओवरहैंग तगड़ा है। क्या करना चाहिए अदानी विल्मर में? मेरी खरीद से अब ₹125 नीचे है, अभी निकल जाना है या होल्ड करके बैठना है? अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी होगी, सरदर्द हटेगा तो वापस चलेगी, इस उम्मीद में रहूं। और घर पे आप वेजिटेबल ऑयल से पकाना पसंद करते हो या घी से? देखिए पहली बात तो अपनी कंपनी की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं। इस तिमाही में रेवेन्यू 7% जंप के साथ आए थे, बॉटम लाइन में 16% की बढ़त थी, वॉल्यूम 4% के साथ बढ़ के बंद हुआ था। सारे पायदान पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, ई कॉमर्स में, मॉडर्न ट्रेड में, ई B2B में, सब में ग्रोथ दिखी जा रही है। वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बाद ठीक ठाक हो गए हैं, करीब 60 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि FMCG कंपनीज़ के लिए मैं कहूँगा अच्छे वैल्यूएशन है। लेकिन दिक्कत ये है कि पिछले महीने जब से वो रिपोर्ट आई है तब से पूरे ग्रुप दिक्कत में है, और ये कहा नहीं जा सकता कि ये दिक्कत कहाँ तक कंटिन्यू होके चलने वाली है। ये बात सही है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जब ये डस्ट सेटल हो जाएगी तो उसके बाद उछाल देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिलेगा ही, क्योंकि पता नहीं कि ये दिक्कत कहाँ तक चलने वाली है। तो बेहतर स्थिति तो ये होगी कि एक बार निकल जाएं और दोबारा से जब डस्ट सेटल हो जाए और दिखने लगे कि हाँ सारी चिंताएं दूर हो गई है तो एक दोबारा कॉल ले लें। बट इस वक्त तो मुझे लगता है कि ये और भी दबाव में रहने वाला है। अच्छा, ये नहीं बताया आपने प्रिफर्ड मीडियम ऑफ कुकिंग? दोनों चलता है सर हमारे यहाँ, माने डिपेंड्स ऑन क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट। और घर की औरतों का क्या मूड है। ठीक है। हैदराबाद से मंजू जेठानी मैम जुड़ती हुई। मंजू मैम हाय,
गुड आफ्टरनून हेलो मंजू मैम। सर, गुड अच्छा आफ्टरनून मंजू सर। मैम, गीतिका मैम दोनों जुड़ जाते हैं, लेकिन नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं। गीतिका मैम तो शायद जुड़ी भी हुई थी, साक्षात नजर आ रही थी, लेकिन अब वो नेटवर्क के इश्यूज हैं, तो फोनर प्लेट टाइप आपको नजर आएगी। मंजू मैम गुड आफ्टरनून। Okay. मंजू मैम, आपकी प्रेफर्ड Good afternoon, sir. पहला कौन सा स्टॉक जिसकी बातचीत करें? सर मेरा आइडिया वोडाफोन है सर। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रखा था। हाँ। तो ये कब लिया था, कितना समय हो गया? 9-10 रुपए के आसपास की खरीद है आपके, है ना? हाँ सर, 1 ईयर हो गया था सर। एक्चुअली मैंने लिया था 12 या 13 में, बट इसको मैंने शेयर मतलब प्राइस को वो करने के लिए मैंने अगेन बाई किया। मुझे थे 10,000, देन 10 करके ऐसे 33,000 ले लिया मैंने। तो अभी इसका 9.56 हुआ है मेरा बाइंग प्राइस। 33,000 शेयर्स हैं आइडिया हाँ, के। तो ये लिया लॉन्ग टर्म के लिए था? ये जब भी लिया था? हाँ सर, लिया लॉन्ग टर्म के लिए था मंजू मैम हमने? हाँ लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों लिया था वोडाफोन आइडिया उस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए? सर तभी मार्केट इसका अच्छा था सर। देन आफ्टर दैट सम प्रॉब्लम आया। आप लोग ने बोला, आपको मैं फॉलो करती हूँ, तो आप लोग ने बोला 10 होएगा। देन लास्ट वीक सडनली इट हैज कम एट 7 टारगेट। नहीं, टारगेट नया तो 2.5 रुपए आ गया है मंजू मैम। किसी ब्रोकरेज ने अभी मुझे तो याद पड़ता है 2.5 लास्ट वीक रुपए आ 2.5 रुपए का टारगेट दे दिया है। खैर फंस गए बुरी तरीके से। और राजेश सर बीच में चला था, ऐसा नहीं है बीच में चला नहीं। जितना जरा 6 महीने का चार्ट उठा के रखिएगा डायरेक्टर साहब वोडाफोन आइडिया का। जितना चला था उतना ही मोमेंटम फिजल आउट हो रहा, और ये ऑलमोस्ट सेट है अपने फ्रेश 52 हफ्तों के लोज छूने के लिए। उसी के करीब आके खड़ा हो गया है। किसी वक्त 52 वीक लोज ब्रीच होंगे। चैलेंजेस अपनी जगह आप भी जानते हो। क्या करना चाहिए? खरीदते खरीदते 33,000 है मेरे पास, और मेरी अब बाइंग से 3 रुपए नीचे चल रहा है। देखिए, कंपनी पे आऊँ उससे पहले मैं इनको ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी शेयर खरीदें, पहले देख लें कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी ने लगातार कई तिमाहियों से, कई वर्षों से नुकसान दिया है, उसके बाद आप इसमें निवेश किया है, तो ये दिक्कत की बात है। दूसरी, जब एक बार आप फंस गए हैं और कंपनी ख़राब है, उसके बावजूद आप उसमें एवरेज करने के लिए और क्वांटिटी बढ़ा रही हैं, और वो भी बहुत छोटे गैप में। आपने 12 रुपये से स्टार्ट किया था और 10 रुपये में आके वो एवरेजिंग ख़त्म हुई है। इसका मतलब बहुत छोटे गैप में आपने एवरेजिंग करी, जिससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी आपकी गलत है, आइंदा से ऐसा ना करें। जहाँ तक वोडाफोन की बात है, जैसे मैंने कहा, हर तिमाही लगातार नुकसान दे रही है। इस तिमाही में भी 8,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। अपने ड्यूज़ को कन्वर्ट करने के लिए सरकार ने इक्विटी में कन्वर्शन कर लिया, और इस बार सरकारी हिस्से करीब 33% के आसपास हो गया। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में फंडामेंटली कोई सुधार आएगा। इसमें निकल जाने में ही आपकी भलाई है। अब आप अभी निकलेंगी या उछाल में निकलेंगी, वो आपको कॉल लेनी है, बट इसमें आपको निकलना ही पड़ेगा। गलती से रुकने का मन बना रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस लगाइएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। वोडाफोन आइडिया वैसे कल खबरों में रहेगा। कल इसीलिए कि आपको याद होगा अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन ATC के साथ वो एक अरेंजमेंट था, वो उनके मेरे ख्याल से OCDs इशू सब्सक्राइब करने वाले थे। 2 बार टली थी डेट। जो इस बार फ्रेश एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में, 28 तारीख लास्ट डेट है जो वैलिडिटी है। सरकार ने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। शायद वो कल फैसला आए कि ATC भी पैसा डालता हुआ नजर आएगा, पर इन सब से बहुत ज्यादा नीडल मूव होनी नहीं है। बहुत दिक्कतें इस कंपनी के साथ। मैम अपना डिसीजन लीजिए इन लेवल्स पे, या कोई कंफर्ट का लेवल हो उछाल पे निकलने का, लेकिन मन बनाइएगा, ज्यादा रुकने की जरूरत है नहीं। देवकी मैम, कहाँ चली गई थी आप? थोड़ा डिस्कनेक्शन हुआ था कुछ। ओह हाँ देवकी मैम, अगली क्वेरी कौन सी? यस यस, मेरा दूसरा क्वेश्चन नीलकमल पे है। नीलकमल मेरे पास अराउंड 7 इयर्स बैक से है, अराउंड 1100 में लिया था। तो अभी मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकती हूँ, तो उसका फ्यूचर क्या है, रखूं या निकल जाऊं प्रॉफिट लेके? राजेश सर बहुत टाइम से हैं, ऐसा नहीं है कि कमा के नहीं दिया। इस बीच अच्छे उछाल भी थे, इसमें मेरे ख्याल से 2400 तक के स्तर भी दिखा है बीच में, पर मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। नीलकमल है कैसी? ये मोल्डेड प्लास्टिक का धंधा आजकल चल कैसे रहा है? इनका तो मैंने सुना था रीजेक्ट भी हो रहा है, B2C से B2B ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। क्या करें नीलकमल में? 1800 रुपए के भाव पे इस समय खड़ा हुआ है।
देखिए अगर जैसा कि इनके बातों से लग रहा है, इनके समय की कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में। दिसंबर तिमाही के नतीजे हालांकि फ्लैट आए थे, लेकिन मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 11 से 15% की वॉल्यूम ग्रोथ होगी और 5 साल में अपना रेवेन्यू डबल करने की बात कर रही है। सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक फर्नीचर जहाँ की अपसाइड बहुत लिमिटेड है, उसे छोड़कर मैनेजमेंट नॉन प्लास्टिक फर्नीचर जहाँ की बहुत अच्छा अपसाइड हो सकता है, वहाँ फोकस कर रही है। 2500 के टारगेट हमें लगता है आने वाले 1.5 से 2 साल में बिल्कुल हो जाएंगे। बनी रहें स्टॉक में, बनी रहिए। क्विकली मंजू मैम, अगला सवाल। सर सेल मेरे 5000 शेयर है सर, बाइंग प्राइस 97 है। ये भी मैंने 1 ईयर पहले लिया था 120 प्राइस पे, मैंने एवरेज करके इसको 5000 हो गया सर। पर ये भी मुझे निकलना चाहिए या होल्ड करना चाहिए सर? ये वोडाफोन एग्रेसिवली एवरेज करना, बेसिकली हमें डिसाइड करना है कि उस स्टॉक में फंडामेंटल दम है या सिर्फ हम भाव को अपने ग्रिप में लाने के लिए। फंडामेंटल्स में तो इट वाज मतलब शोइंग गुड रिजल्ट्स आइडिया का लॉन्ग टाइम बैक, तो मुझे लगा और होल्ड करना चाहिए। बट आफ्टर दैट सम प्रॉब्लम हैज कम। लूजिंग ट्रेड को एवरेज करने में ना 10 बार सोचना चाहिए। हम वैसी गड्ढे में हम एवरेज करके शायद उस गड्ढे को और डीपर कर रहे हैं, हम और फंसते जा रहे हैं। खैर, सेल की कहानी, राजेश सर क्या करना चाहिए? फेरस, इसमें कंपनी स्पेसिफिक छोड़ देते हैं। फेरस को लेकर आपका दरअसल मूड क्या बन रहा है? दमखम है इस ट्रेड में या फिजल आउट हो जाएगी? जो भी है, वैसे भी मैं लूज कर रहा हूं इस ट्रेड में, क्या करना है सेल में? देखिए बने रहने की सलाह रहेगी। कंपनी के नंबर हालांकि खराब आए थे, लेकिन वो इस वजह से आए कि डेट बढ़ गया था, मार्जिन्स वगैरह बेहतर थे। 10 लाख करोड़ की केपेक्स की अनाउंसमेंट सरकार ने बजट में करी है, जिसका बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि स्टील जैसी कंपनियों को मुनाफा होगा। बनी रहे स्टॉक में, यही सलाह रहेगी। डॉक्टर साहब को दिखाइए। डॉक्टर साहब, सबसे अच्छा केमिकल स्टॉक आपके लिए कौन सा निकला या कौन सा है? मेरे पास BASF का है फिलहाल तो। कौन सा? हेलो, BASF का? हाँ, तो बढ़िया है। तो ये आपने फंडामेंटल वगैरह जांच परख के BASF चुना था केमिकल में सबसे अच्छी कंपनी? सबसे अच्छी ऐसा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा था मेरे हिसाब से, इसके लिए मैंने लेके रखा है। लेकिन अभी फिलहाल मैं होल्ड पे ही रखना चाहती हूँ। और भी ये अच्छी बढ़िया है। कंपनीज है, तो लेकिन फिलहाल मुझे इसी में BASF बने सबसे रहना बढ़िया। है। ठीक है, आपने परखा। राजेश सर, अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन BASF सही चॉइस है क्या लॉन्ग टर्म के लिए केमिकल स्पेस में? बहुत सही चॉइस है। मैं डॉक्टर कहूँगा साहब कि एकदम छाए हुए MNC हैं। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए चलिए, डॉक्टर देव की, मंजू मैम, गीतिका मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए थैंक यू। वो समय नहीं है, सेल्फी देगी हाँ या ना? अच्छी नहीं है, बस देख डाली मतलब। हाँ, अच्छी नहीं है तो मैंने पढ़ लिया था। थैंक यू सो मच राजेश सर जुड़ने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के बाद क्विक मार्केट चेक। मैं आपको जो पेन था, एक और चीज दिखाता हूं। मिड कैप इंडेक्स 1.25% तो अंडर परफॉर्म कर रही है। पॉकेट निफ्टी 3/4% गिरा है, बैंक्स ने बचा लिया उसको। लेकिन मिड कैप्स देखिए 1.25% और असली मूड का गॉज। एडवांस डिक्लाइन प्लीज रख के जाइएगा स्क्रीन पे। 1:4, 1:5 दरअसल कह लीजिए। एक हरे में है तो 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस समय लाल में कामकाज कर रहे हैं। इस तरह की डिटोरिएटिंग ब्रेथ। ऐसे में मिड कैप में चल क्या रहा है, बहुत डिटेल में सुमित और गाबा जी बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में। नमस्कार।